नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी में मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 14 का पार्ट 2 करेंगे। चैप्टर है मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन के बारे में। मनी क्या होती है, मनी सप्लाई, M3 वगैरह, M1 M2 M3 M4 M0 सब पढ़ा हुआ है हमने पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम देखेंगे महंगाई, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई क्या होती है, कैसे मतलब किन वजहों से जो है महंगाई होती है, व्हाट आर द काजेज ऑफ इन्फ्लेशन, और कैसे महंगाई को कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेशन ऑफ द महंगाई की कैलकुलेशन हम देखेंगे। साथ ही साथ में CPI WPI के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और अगले लेक्चर में इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है CPI WPI, ठीक है। तो पहले इन्फ्लेशन समझते हैं, देखते हैं। तो अगर जैसे एक पुराना डायलॉग है, आपने कभी सुना होगा कि हमारे ज़माने में, हमारे समय में 1 तोला सोना 2000 का हुआ करता था, ठीक है। 1 तोला जो है, 1 तोला मतलब 10 ग्राम होता है। 10 ग्राम सोना कभी 2000 का हुआ करता था, ज़माना वहाँ पे था। आज के ज़माने में क्या स्थिति है सर, ये लगभग 80,000 रुपये का है। 80,000 रुपये का 1 तोला सोना है, ठीक है। तो 1 ग्राम सोना उस समय हमारे फादर, ग्रैंडफादर के समय में 2000 का होता था 1 तोला। आज 1 तोला 80,000 का हो रहा है। तो क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि ये तब 2000 का था और आज 80,000 का हो गया? तो वही हम बोलते हैं कि भाई तब इतनी महंगाई नहीं थी, अब महंगाई बहुत ज़्यादा है। पहले उस समय में सरसों का तेल हो सकता है 10 रुपये किलो रहा हो, 10 रुपये लीटर रहा हो। आज के समय में सरसों के तेल की क्या स्थिति है, 160, 200, 180 रुपये किलो चल रहा है सरसों का तेल, करेक्ट है। तो ये क्या हुआ, महंगाई है, इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ती है। हमारे लोगों की सैलरी भी कहीं ना कहीं महंगाई की वजह से ही बढ़ती है। पहले 10,000 12,000 सैलरी पाने वाला अपने परिवार का जीवन भरण पोषण कर सकता था। अभी मौके पर जो महंगाई की स्थिति है उसमें 10-12 हज़ार में परिवार का सर्वाइवल आसान नहीं है। करेगा, मरेगा नहीं तो करेगा क्या वाली स्थिति है, पर मुश्किल है। तो हुआ क्या, महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। बस बेसिक यही फंडा है महंगाई का, कॉन्सेप्ट यही है कि चीज़ें महंगी होती जाती हैं समय के साथ में। और महंगी क्यों होती जाती हैं, सवाल ये भी है कि भाई पहले सस्ता था अब महंगा क्यों होता गया। क्योंकि क्या होता है कि कई सारे फैक्टर मिल करके जो है किसी चीज़ का दाम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे अब सोने का क्या है, सोना इतना महंगा क्यों हो गया? पहले 2000 रुपये का था, आज जो है सोना 80,000 रुपये का है। क्यों है? 2 वजह हो सकती हैं, एक डिमांड दूसरा सप्लाई। 2 वजह होती हैं, एक तो डिमांड और दूसरा सप्लाई, ठीक है। डिमांड क्या, अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा रहेगी तो वो महंगी होगी। सप्लाई, किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी तो वो सस्ती रहेगी। ये होता है सिस्टम, ठीक है। यानी कि अगर डिमांड ज़्यादा है, से मान लो कि एक कोई घड़ी है, ऐसी एक कंपनी ने घड़ी बनाई, ऐसे सिर्फ 7 पीस बनाए उसने। दुनिया में सिर्फ 7 लोग ही उस घड़ी को ओन कर सकते हैं, उसके मालिक बन सकते हैं। तो अगर दुनिया के सिर्फ 7 ही लोग उसके मालिक बन सकते हैं तो मेरे ख्याल से टॉप 10 जो बिलियनियर हैं, दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, वही लोग खरीदेंगे और सस्ते में नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि एक रेस सी लग जाएगी कि भाई हमको चाहिए ये घड़ी। अंबानी चाहेंगे मुझे चाहिए, एलन मस्क चाहेगा मुझे चाहिए। अगर उन्होंने मन बना लिया कि हमको चाहिए, तो अब एलन मस्क को अगर चाहिए तो भाई वो 22 करोड़ की हो, चाहे 72 करोड़ की हो, चाहे 405 करोड़ की हो, इट डजंट मैटर्स, उनको चाहिए ही चाहिए। तो डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली दाम बढ़ेंगे। सप्लाई अगर ज़्यादा हो जाए, सर मान लेते हैं सप्लाई ज़्यादा है, मतलब सप्लाई में क्या एग्जांपल लें, एक कंपनी है जो खूब घड़ियाँ छाप बनाए पड़ी है, साल की 2 लाख घड़ी बना रही है, तो बहुत सारी सप्लाई भर रखा है उसने मार्केट में। हर दुकान पे उसकी जो है 2-2 400 घड़ियाँ पड़ी हुई हैं, डंप पड़ी हुई हैं। तो ऑब्वियसली उसका दाम घटता है। तो डिमांड ज़्यादा होगी तो दाम बढ़ेंगे, अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो दाम घटते हैं। इन्हीं सभी फंडों पर सेम सोने के साथ है। अगर सोने की डिमांड, हम मतलब गोल्ड की डिमांड ना करें, हम गोल्ड ना यूज करें, क्योंकि हमारे सिस्टम में, कल्चर में ऐसा है कि हमें गोल्ड चाहिए ही चाहिए होता है, तो इसलिए अदरवाइज अगर हम गोल्ड की डिमांड ना करें तो सोने का रेट ऑब्वियसली घट जाएगा, ठीक है। कोई सी भी चीज़ जिसकी डिमांड नहीं रहती है उसका दाम घट ही जाता है, ठीक है। तो इन्हीं वजहों से इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। अगर डिमांड ज़्यादा रहेगी तो ऑब्वियसली महंगा होता चला जाएगा। अब जैसे मान लो कि जो कोई प्रोडक्ट बनना है तो उसके बनने के लिए डीजल, पेट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, लेबर खर्चा, कच्चे माल का खर्चा, ये सारे खर्चे लगते हैं। अगर ये सब के सब महंगे हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट भी महंगा हो जाता है। ये मतलब है, समझ रहे हैं आप। जैसे घर बनवाना है आपको, फॉर एग्जांपल आपको घर बनवाना है अभी 2025 में, से आप 2025 में घर बनाते हैं और 2035 में घर बनवाते हैं, 10 साल बाद बनवाते हैं, क्या फ़र्क आएगा? 2025 में अभी मान लेते हैं एक लेबर 500 रुपये चार्ज कर रहा है दिन का,
से अभी वो 500 रुपये चार्ज कर रहा है, ठीक है। कल को भविष्य में 2035 तक हो सकता है ये 1000 रुपये पर डे का चार्ज करे, बोले 1000 रुपये से कम में तो अपने को परवड़ता ही नहीं, मतलब अपने को पड़ता, मतलब अच्छा नहीं लगता है, इससे कम में मेरा परिवार नहीं जी सकता है, तो 500 की चीज़ 1000 में हो गई। इसी तरीके से मोरंग बालू सीमेंट वगैरह यूज करनी है, सोचो सीमेंट अभी 400 रुपये पैकेट चल रहा है, उस समय तक पता चलता है कि सर ये 2000 रुपये पैकेट चल रहा है। तो देख रहे हो, मतलब कहने का क्या, जो काम यहाँ पर 5,900 रुपये में होना चाह रहा है वही उतना काम यहाँ पर 3,000 रुपये में होना चाह रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो हमारा घर हो सकता है यहाँ पर 90 लाख रुपए में बन जाना चाहिए था 2025 में, वो 2035 में पता चलेगा सर अब ये तो 2 करोड़ रुपए से कम में बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर इंग्रेडिएंट, जितनी भी चीज़ें घर बनाने के लिए जरूरी हैं, उन सब के दाम बढ़ गए हैं। तो ये है कुल मिलाकर के इन्फ्लेशन का फंडा। समझते हैं इन्फ्लेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन रेफर्स टू द सस्टेन्ड राइज। सस्टेन्ड राइज मतलब बढ़ा तो होगी ही होगी, सस्टेन्ड राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं उनके दाम में बढ़ोतरी होती रहे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, हमेशा उसमें चीज़ों के दाम बढ़ते रहें, तो उसे ही सर हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन लीड्स टू फॉल इन द परचेजिंग पावर। क्या मतलब इसका? इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो आपकी खरीदने की क्षमता घटती है, मनी की परचेजिंग पावर घटा देती है, मनी की, हाँ सर, मनी की परचेजिंग पावर घटा देती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है व्हेन द प्राइस लेवल राइजेज, जब प्राइस बढ़ेगा, ईच यूनिट ऑफ करेंसी बाइज फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज, ऑब्वियसली, है ना। देखो जैसे अगर जो है चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, से अभी आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और आपको मान लीजिए 10 रुपये किलो चावल मिल रहा है, 10 रुपये पर केजी के हिसाब से चावल मिल रहा है, तो आप 10 केजी चावल परचेज करके ले आते हैं। लेकिन भविष्य में जब महंगाई बढ़ी, अब पता चल रहा है कि भैया 25 रुपये पर केजी, 25 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से चावल मिल रहा है, तो अब आप कितना चावल खरीद सकते हैं? 100 रुपये ही अगर आपके पास है, 100 ही रुपये क्यों हैं? क्योंकि भाई महंगाई बढ़ी, चीज़ों के दाम तो बढ़े, मेरी इनकम नहीं बढ़ी। तो 100 रुपये तब थे, 100 रुपये आज भी मैं कमा रहा हूँ 1 साल बाद भी। अब पता चलता मैं सिर्फ 4 केजी ही जो है चावल खरीद पा रहा हूँ, राइस परचेज कर पा रहा हूँ। तो वही बोला कि जब प्राइस लेवल बढ़ता है तो ईच यूनिट ऑफ करेंसी, यानी कि 100 रुपये तब भी थे, 100 रुपये अब भी हैं, बाइज फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन वो कम गुड्स और सर्विस खरीद सकते हैं। 100 रुपये में जहाँ 10 किलो लेते थे चावल, वहीं 100 रुपये में हम सिर्फ 4 किलो चावल खरीद पा रहे हैं, तो फ्यूअर सर्विसेज एंड गुड्स को हम परचेज कर पाते हैं। कंसिक्वेंटली इन्फ्लेशन इज आल्सो इरोजन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है, महंगाई का मतलब होता है कि जो परचेजिंग पावर है मनी की, खरीदने की क्षमता, पैसे की, रुपए की खरीदने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, इरोड कर जाती है, खत्म हो जाती है। समझ रहे हैं? पैसे की पावर कम हो गई। सोचिए, पैसा कम, रुपया कमजोर हो गया। कैसे कमजोर हो गया सर? 100 ही रुपए तो तब भी थे, सोचने वाली बात है कि 100 रुपए तब भी थे और 100 रुपए आज भी हैं, तो कमजोरी कहाँ से आ गई सर? आ ही गई। देखिए ना, पहले 100 रुपये में 10 किलो चावल मिलता था, आज 100 रुपये में सिर्फ 4 ही किलो चावल पा रहे हो, खरीद नहीं पाया। अब इसकी औकात घट गई है, बेसिकली लैंग्वेज में ऐसे यूज कर रहा हूँ समझने के लिए कि इसकी हैसियत घट गई है। 100 ही रुपये हैं, लेकिन बेचारा 4 ही किलो चावल खरीद पा रहा है। 100 ही रुपये 10 किलो चावल खरीद पाता था, 100 ही रुपये आज सिर्फ 4 किलो। कमजोर हो गया है वो। देखिए, समझ रहे हैं, कमजोरी आ गई है, ठीक है। तो वही है कि इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, परचेजिंग पावर घटती है, आपकी खरीदने की क्षमता घटती है। अगर महंगाई बढ़ेगी तो आपकी खरीदने की क्षमता घटेगी। जैसे प्याज जनरली 30 रुपये तक चल रही होती है, ठीक है, लेकिन जब ये 150 रुपये किलो हो जाती है, तो देखिए अब आपके पास अगर पहले 150 रुपये होते थे तो आप 5 किलो प्याज आराम से लाते थे, जिससे आपका हो सकता है महीना चल जाता था, ठीक है। अभी आपके पास अगर 150 रुपये हैं और प्याज भी 150 रुपये किलो चल रही, तो आप केवल 1 किलो प्याज ला सकते हैं। फिलहाल तो हम कोशिश करते हैं कि इसका खर्चा ही बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी अगर मनी के एब्सोल्यूट टर्म में देखो तो 150 रुपये में जहाँ 5 किलो प्याज खरीदने की क्षमता थी, आज वो 150 रुपये केवल जो है 1 किलो खरीदने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो यही महंगाई इसी तरीके से तो परेशान करती है। कहाँ हम पहले सरसों का तेल ढेर सारा खरीद लाते थे, 4 किलो 5 किलो तेल खरीद के लाते थे, आज सरसों का तेल हम केवल 1 किलो ला करके काम चला रहे हैं। तो यही तो बोलते हैं कि बहुत महंगाई भैया, परेशान हो गए हैं, हर चीज़ महंगी है। कहते नहीं बाजार में एकदम आग लगी हुई, बोलते हैं बेसिकली ऐसे लैंग्वेज हो गया, बाजार में भैया आग लगी है, हर चीज़ डबल दाम में है। जो गोभी 20 रुपये 30 रुपये किलो होनी चाहिए वो 60-70 में चल रही है, ठीक है। तो ये हो गया। चीफ मेजर फॉर प्राइस इन्फ्लेशन इज इन्फ्लेशन रेट। मतलब इन्फ्लेशन को नापने के लिए हम इन्फ्लेशन रेट का यूज करते हैं। द इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? द एनुअलाइज्ड परसेंटेज चेंज इन जनरल प्राइस इंडेक्स ओवर टाइम। मतलब कहने का कि पूरे साल में जो प्राइस है उसमें कितने परसेंटेज का चेंज आया है, उसी को ही
हम क्या बोल देते हैं, इन्फ्लेशन रेट। अभी आगे हम कैलकुलेशन भी देखेंगे, अभी के लिए लैंग्वेज केवल समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करेंगे, इन्फ्लेशन रेट से मेजर करेंगे। और इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, जैसे अभी कोई चीज़ 100 रुपये की चल रही है, ठीक है, और एक साल बाद ये 110 रुपये की चल रही है, तो कितना चेंज आया सर, 10% बढ़ गई, ठीक है। तो यही जो 10% बढ़ा, इसी को ही सर बोलते हैं इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं, ठीक है। तो सालाना एनुअलाइज परसेंटेज चेंज है, सालाना कितना परसेंटेज चेंज आया हुआ है जनरल प्राइस इंडेक्स में, प्राइस के इंडेक्स में, यानी प्राइस में कितना चेंज आया है एक साल के अंदर में, उसे ही इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं। तो महंगाई हमारी 10% से बढ़ गई, क्योंकि पहले हम 100 रुपये का वही सामान खरीदते थे, आज वही सामान हमें 110 रुपये का खरीदना पड़ रहा है। अब इन्फ्लेशन के भाई पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं, दोनों के दोनों इफेक्ट होंगे। इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ेगी तो दोनों प्रभाव पड़ेंगे। इन्फ्लेशन हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। नेगेटिव इफेक्ट में अगर हम देखें तो क्या क्या होगा, इन्फ्लेशन के नेगेटिव इफेक्ट में लॉस इन स्टेबिलिटी इन रियल वैल्यू ऑफ मनी एंड अदर मॉनेटरी आइटम्स ओवर टाइम। मतलब जो मनी की वैल्यू है, अगर महंगाई बढ़ेगी तो जो मनी की रियल वैल्यू है वो घटने लगती है। मॉनेटरी आइटम जो अदर मॉनेटरी आइटम होते हैं उनकी भी जो है वैल्यू घटने लगती है। तो अगर महंगाई बढ़ती है तो क्या होता है, रियल वैल्यू ऑफ मनी घटने लगती है, स्टेबिलिटी में लॉस हो जाता है, यानी वो स्टेबल नहीं रह पाता है। 100 रुपये की जो हैसियत पहले थी अब वो नहीं रह जाती है, वो घट जाती है समहाउ, ठीक है। अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर इन्फ्लेशन में डिस्करेज इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। अगर हमें ये क्लियर है, मतलब ये क्लियर नहीं, अनसर्टेनिटी है कि भविष्य में महंगाई की क्या स्थिति रहने वाली है, तो ऐसे में लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और सेविंग भी जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। क्यों प्रभावित होगी भाई, महंगाई अगर बढ़ेगी तो हम बचा कहाँ पाएंगे। पहले आप 60,000 की सैलरी पाते थे और आपके घर का खर्चा 20,000 रुपये में चल जाता था। आज भी आप 60,000 सैलरी पाते हैं, या मान लेते हैं 64,000 पाते हैं, लेकिन अब घर का खर्चा 30,000 रुपये में चल रहा है। तो अब इसलिए यहाँ 40,000 रुपये की सेविंग कर पाते थे और यहाँ पर आप देखेंगे तो सिर्फ 34,000 रुपये की सैलरी सेविंग ही कर पाते हैं। सैलरी बढ़ी भी है, उसके बावजूद भी आपकी सेविंग घट जाती है। तो अनसर्टेनिटी की वजह से सेविंग भी घटती है, इन्वेस्टमेंट भी आदमी नहीं कर पाता, पैसे ही नहीं बचेंगे, इन्वेस्ट क्या करेगा। हाई इन्फ्लेशन में लीड टू शॉर्टेज ऑफ गुड्स इफ कंज्यूमर बिगिन होर्डिंग आउट ऑफ कंसर्न दैट प्राइसेस विल इंक्रीज फर्दर इन द फ्यूचर। अब अगर ज़्यादा महंगाई हो गई, महंगाई बहुत बढ़ गई, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, गुड्स की शॉर्टेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोग होर्डिंग करने लगते हैं। होर्डिंग करने का मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूँ। जैसे कुछ दिन पहले जो है बिहार में ऐसी न्यूज आई, फॉर एग्जाम्पल बिहार में ऐसी न्यूज आई कि नमक के दाम बढ़ने वाले हैं। जो नमक का पैकेट 20 रुपये किलो चल रहा है, ये भविष्य में जो है हमारा कितना हो जाएगा, 200 रुपये किलो होने वाला है। जब ये खबर मार्केट में फैली तो लोगों को लगा 200 रुपये किलो हो जाएगा नमक, तो एक तुरंत ही ह्यूमन टेंडेंसी बनी कि ऐसा करते हैं कि हम दवाइयों को अपने पास ला करके रखते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल कोविड भी हो सकता है। कोविड के समय में एंटीबायोटिक जो थी, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह जो दवाइयाँ थी, लोगों को ये लगा कि मतलब पता नहीं आगे दवा आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, तो कहीं ना कहीं लोगों ने जो एक पत्ता खरीदना था उसकी जगह 10 पत्ते 12 पत्ते अपने पास रखे कि क्या पता आगे सप्लाई ही ना आ पाए इसकी, करेक्ट है। तो जब लोग होल्ड करने लगेंगे, अब सोचो कि जैसे इसमें 20 रुपये का नमक 200 रुपये की बात हो गई, महंगाई बढ़ने की उम्मीद है लोगों को, तो लोग क्या करते हैं, अपने पास ला करके सामान स्टॉक करना शुरू करते हैं। दुकानदार क्या करेगा, वो अपने पास बेचना ही बंद कर देगा, वो बोलेगा हमको बेचना ही नहीं है। जब 20 रुपये का माल 200 में होने वाला तो हम बेचेंगे ही नहीं, होल्ड करके रखेंगे। जब होल्ड करके रखेंगे तो लोगों को मिलेगा नहीं, जब लोगों को मिलेगा नहीं तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है, प्राइस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिव प्रभाव में आती हैं, ठीक है। उसके बाद में पॉजिटिव इफेक्ट में अगर देखें, इंक्लूड मिटिगेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। यदि हमारी जो है कंट्री, हमारी इकोनॉमी अगर रिसेशन से गुजर रही है तो महंगाई की वजह से रिसेशन से जो है बाहर आ जाएगी, रिसेशन से बाहर आ जाएगी, मंदी से बाहर निकल आएंगे हम। क्यों? क्योंकि भाई महंगाई बढ़ेगी तो हर चीज़ महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी, ज़्यादा पैसा हमारे पास आएगा। महंगी होगी ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा पैसा आता है। जो दुकानदार अगर 20 की चीज़ 50 में बेच रहा है, तो अगर 20 की चीज़ वो 50 में बेच रहा है तो उसको 50 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, रिसेशन जो कमी है वो जो है पूरी होती है, रिसेशन से हमारी इकोनॉमी बाहर आती है। BRDR आपने पढ़ा होगा, है ना, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड देन रिकवरी। तो रिसेशन फेज में अगर हमारी इकोनॉमी है तो वहाँ से बाहर आ जाती है। उसके बाद में बिजनेस साइकिल, चैप्टर नंबर 16 होगा आई थिंक, चैप्टर नंबर 16 में यदि नहीं पढ़ा है आपने तो चैप्टर नंबर 16 में आप इसको देखेंगे, ओके। और उसके अलावा डेट रिलीफ बाई रिड्यूसिंग द रियल वैल्यू ऑफ डेट। होता क्या है, जब महंगाई बढ़ती है
तो जिन्होंने कर्जा ले रखा है उनको एक रिलीफ फील होती है। क्यों रिलीफ फील होती है? क्योंकि देखो होता क्या है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो सोचो चल रहा है 8% का, ठीक है, और महंगाई बढ़ रही है 14% के रेट से, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हमको पे करना है 8% का और महंगाई 14% के रेट से बढ़ रही है, तो हमें कहीं ना कहीं जो हमारा लोन है वो हल्का लगने लगता है, सस्ता लगने लगता है, ठीक है। कैसे भाई, हम 100 रुपये की चीज़ को 114 रुपये की बेच पा रहे हैं महंगाई की वजह से, ठीक है, जबकि हमें इसी 100 रुपये पर सिर्फ 8% ही जो है ब्याज देना है, 8% ब्याज देना है हमें, यानी हमें 108 रुपये ही बैंक को चुकाने हैं और कमा हम 114 रहे हैं। तो इसलिए हमें ये 114 कमा रहे 108 देना है, तो हमें सस्ता लगने लगता है। बेसिकली ये फंडा है इसका, ठीक है। नॉर्मल टाइम में क्या होता है, नॉर्मल टाइम में अगर महंगाई ना हो तो हम क्या है 100 रुपये की चीज़ को 100 ही रुपये की बेच रहे हैं, 100 रुपये की बेच रहे हैं, लेकिन बैंक को हमें इस पर 8% इंटरेस्ट देना है, तो हमें बैंक को 108 रुपये लौटाने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम 100 रुपये का बेच रहे हैं, 108 रुपये लौटाने, तो हमें इस समय महंगा लगता है नॉर्मल टाइम में। लेकिन जब इन्फ्लेशन आ जाता है, महंगाई आ जाती है, तो 100 रुपये की चीज़ 120 रुपये की बिकनी शुरू हो जाती है महंगाई की वजह से। अब 100 रुपये का आइटम 120 का जाने लगा, मुझे फ़ायदा 20 का हुआ और बैंक को लौटाऊंगा मैं 108 रुपये, तो समहाउ मैं 12 रुपये कमा लेता हूँ। तो महंगाई जब आ जाती है तो उसकी वजह से हमें अपना जो लोन है वो सस्ता लगने लगता है, ठीक है। फिर आगे बात करनी है काजेज ऑफ इन्फ्लेशन की। तो हमने यहाँ तक बात क्या करी फ्रेंड्स, जो है कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें सस्टेन्ड राइज, लगातार राइज होते रहना ओवर टाइम पीरियड। इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर घटती है, परचेजिंग पावर घट जाती है आपकी। अगर आप 60,000 रुपये कमा रहे थे तो पहले वही चीज़ जो है 20,000 रुपये की खरीदते थे, वही चीज़ आज आपको 25,000 30,000 दे करके उतना ही सामान परचेज करना पड़ेगा। तो परचेजिंग पावर घट गई, पैसे ज़्यादा लगने शुरू हो गए। जब भी प्राइस लेवल बढ़ता है तो करेंसी की जो यूनिट है, मान लो 100 रुपये 500 रुपये, वो कम ही गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर पाती है। बताया था मैंने आपको समझा करके, ठीक है। उसका असर ये होता है इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर ऑफ मनी घट जाती है। चीफ मेजर जो है प्राइस इन्फ्लेशन का, अगर हम कैसे मापेंगे प्राइस इन्फ्लेशन को, तो इन्फ्लेशन रेट से मापते हैं। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, सालाना कितना % चेंज आया है प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, ओके। इन्फ्लेशन के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इफेक्ट होते हैं। निगेटिव इफेक्ट में अगर देखा जाए तो कई सारे निगेटिव इफेक्ट यहाँ तक हैं। पहला होता है कि भाई मनी की जो रियल वैल्यू है वो घट जाती है। दूसरा, फ्यूचर इन्फ्लेशन के बारे में अनसर्टेनिटी होने की वजह से इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करना चाहते और सेविंग भी घटती है, ओके। हाई इन्फ्लेशन की वजह से गुड्स की शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि लोग जो है कंज्यूमर उसको होल्ड करना, अपने पास इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फर्दर प्राइस और ज़्यादा फ्यूचर में बढ़ जाता है। पॉजिटिव इफेक्ट में देखें तो इकोनॉमी अगर रिसेशन फेज में है तो उससे बाहर आती है, और जो कर्ज है उसमें भी रिलीफ महसूस होता है हमें, क्योंकि जो कर्जे की वैल्यू है, रियल वैल्यू, मैंने आपको 8% और 14% का एग्जाम्पल दिया कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा कर्जा सस्ता हो गया है, पहले के मुकाबले हम कम पे करें, हमें ऐसा फील होता है, ओके। काजेज ऑफ इन्फ्लेशन में अगर देखें तो भाई इन्फ्लेशन जो है किन वजहों से इन्फ्लेशन होता है, 2 वजहों से इन्फ्लेशन होता है। देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट कैन ट्रिगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन इकोनॉमी। इकोनॉमी पर इन्फ्लेशन का प्रेशर कई वजहों से पड़ सकता है। उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? पहला डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और सर दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दोनों के बारे में हम समझेंगे। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? डिमांड पुल होता है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। 2 वजहों से इन्फ्लेशन हमारा बढ़ता है। डिमांड पुल कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? इट इज अ राइज इन जनरल प्राइसेस कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगी तो उसकी वजह से जब प्राइस राइज करता है तो उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन करते हैं। डिमांड जो है ज़्यादा हुई जिसकी वजह से इन्फ्लेशन पुल कर गया, खींच करके, डिमांड खींच करके दामों को बढ़ा रही है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक घर है, ठीक है, बहुत अच्छा बना हुआ है, एक घर है जो बहुत अच्छा बना हुआ है। उसका ओनर बोलता है कि मैं 1 करोड़ रुपए में इस घर को बेचूंगा, ठीक है। लेकिन पता चलता है कि उसमें वो घर इतना अच्छा बना हुआ है कि यहाँ पर जो है ABCD है ना, E 5 लोग लगे हुए हैं इसको खरीदने में। वो बोलता है मुझे 1 करोड़ में बेचना है, तो ठीक है 1 करोड़ में, लेकिन सब 1 करोड़ के लिए तैयार हो गए कि ठीक है मैं 1 करोड़ दूंगा। तो अब किसको दे, तो फैसला ही नहीं हो पा रहा, 5 लोग लड़े पड़े हैं। तो वो क्या करेगा, बोलेगा भाई जो ज़्यादा देगा उसको देंगे। तो एक तरह का बोली लगने शुरू हो गई। B बोलता है कि मैं 1,10 दे दूंगा आपको, C बोलता है कि 1,20 ले लो भाई, E बोलता है कि तुम 1.5 करोड़ ले लो, बात ही खत्म करो। A बोलता है कि ऐसा नहीं, तुम्हारी नहीं, 2 करोड़ का मैं ले लूंगा, ठीक है, 2 करोड़ का। तो मतलब क्या समझे आप, ये हुआ क्या, एक घर है, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। एक घर है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसी डिमांड की वजह से इसका प्राइस बढ़ रहा है, उसका प्राइस बढ़ रहा है। दूसरा सिनेरियो देखिए, एक घर है, मालिक बोलता है मैं 1 करोड़ में बेचूंगा, ठीक है, कोई आता ही नहीं है।
एक आधे बंदे आते हैं वो बोलते हैं कि भाई 80 लाख में अगर देने का होगा तेरे को बताना, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे 4-5 कस्टमर कभी कभार आए, 2 महीने 3 महीने पे आते हैं, कोई 80 लाख, कोई 70 लाख लगा गया, कोई 85 लाख लगा के चला गया, लेकिन कोई 1 करोड़ देने को राजी नहीं है। ठीक है, फिर पता चला कि अब कोई आ ही नहीं रहा है खरीदने के लिए, मकान बिक नहीं रहा, 1 करोड़ की जिद पकड़े बैठा है मकान मालिक, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा 1 करोड़ में। तो अब क्या होगा, इसका दाम बढ़ेगा नहीं, क्योंकि डिमांड ही नहीं है। अगर डिमांड नहीं है तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि यार ये बिक ही नहीं रहा 1 करोड़ में और मुझे 85 तक का ऑफर हुआ, तो क्यों ना मैं इसे 80 या 85 में निकाल दूं। तो फिर वो अपना बोलेगा कि अच्छा चलो मैं 90 लाख रुपए में बेचने को राजी हूं। क्या हुआ, दाम घट गए। यहां देखो 1 करोड़ से बढ़ करके 2 करोड़। फंडा समझा रहा हूं, बेसिक समझ लिए, फिर बहुत आसान होगा। ठीक है, तो जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी वो महंगा होगा। अगर अल्लू अर्जुन की डिमांड ज़्यादा है पुष्पा 2 में, तो ऑब्वियसली वो 300 करोड़ चार्ज कर सकते हैं। डिमांड जिसकी नहीं है वो 10 रुपये नहीं चार्ज कर सकता है। ठीक, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन ऐसे ही चलती है। ओके, इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ मनी इन हैंड्स ऑफ पीपल इंक्रीजेज द एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड इफ एग्रीगेट सप्लाई डज नॉट फॉलो सूट प्राइस राइजेस। ये बोल रहे हैं कि डिमांड बढ़ेगी क्यों, अगर लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाए। इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ मनी, लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, से सरकार जैसे होता नहीं, बोलते हैं कि आरबीआई पैसा खूब छाप करके सबको दे दे। यदि आरबीआई पैसा, सोचो आरबीआई के पास पावर है, सभी घरों में 1-1 करोड़ रुपए कल डिलीवर कर दिए जाएंगे। 150 करोड़ भारतीय हैं, हर भारतीय को 1 करोड़ रुपए दे दिया जाएगा, मान लेते हैं तो क्या स्थिति होगी, सोच के देखो जरा सा। अगर 1-1 करोड़ रुपए आ गए तो भाई फिर हमको काम करने की क्या ज़रूरत है। चलो मेहनती लोगों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी ये सोचेंगे कि हमको अब काम करने की आवश्यकता नहीं, मैं इसको बैंक में करवाऊंगा एफडी और ब्याज से आराम से ज़िंदगी मेरी कटेगी। फिर काम करेगा कौन, अगर सब यही सोचेंगे, सब मालिक हो जाएंगे, तो वर्क कौन करेगा। करेक्ट है, इसीलिए ये कभी पॉसिबल नहीं है कि सबको बराबर बराबर पैसे बांट दिए जाए। जबकि सरकार चाहे तो अपनी गरीबी हटा सकती है, विश्वास करिए इस बात को, सरकार चाहे तो गरीबी हटा सकती है, लेकिन वो हटा नहीं सकती है, क्योंकि अगर सब अमीर हो गए, सोचिए ना, सब एलन मस्क के लेवल के ही अगर हो जाएं, सबके पास बिलियन डॉलर ही हों, तो फिर हमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ही अभी मान लो 100-200 करोड़ रुपए होते, तो फिर मैं ये पढ़ाने ना आता। मैं बोलता क्या ज़रूरत है मुझे मेहनत करने की, भाई 100 करोड़ रुपए पड़े हैं मेरे पास में, क्या करने का अपने को ज़िंदगी में बहुत है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। करेक्ट है ना मेरी बात, यही सबके लिए लागू होता है। तो वही बोल रहे हैं कि अगर लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाती है, डिमांड बढ़ेगी, लोग ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। रोलेक्स की घड़ी हर बंदे को चाहिए, क्योंकि भाई मेरे पास करोड़ रुपए हैं तो मैं रोलेक्स पहनूंगा, डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर सप्लाई नहीं मिली, सप्लाई जितनी होनी चाहिए, सोचो हमने 100 घड़ी की डिमांड करी, 100 वॉच की डिमांड करी, और बदले में पता चलता है सिर्फ 20 घड़ी ही बन रही है ना। 100 घड़ी हमें चाहिए, 100 खरीदार बैठे हैं, 20 ही घड़ी बन रही है, तो ऐसे में क्या होगा, सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज़्यादा हो गई, तो प्राइस फर्दर बढ़ जाएगा, क्योंकि 100 लोग खड़े हैं खरीदने के लिए और सिर्फ 20 ही घड़ियां हैं, तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ ही जाएगी, लोग फिर से बोली लगाना शुरू कर देंगे। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि भाई डिमांड की वजह से प्राइस इंक्रीज करना। फिर आता है सर आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, समझते हैं इसको। इट इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन काज्ड बाय सब्सटेंशियल इंक्रीज in the cost of production of important goods and services where no suitable alternative is available। ठीक है, कास्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है कि जो ये मतलब एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि जैसे हम सब्जी बेचते हैं फॉर एग्जांपल, तो सब्जी में आलू मैंने मंडी से 16 रुपए की खरीदी, फॉर एग्जांपल मुझे 16 रुपए किलो पड़ी, मैं आकर के इसको यहाँ पर 30 रुपए की बेचता था, ठीक, 12 रुपए का मार्जिन लेता था, लेकिन बीच में ट्रांसपोर्टेशन का भी मान लेते हैं 4 रुपए लग जाते थे मेरे। ठीक है, तो मैं 20 रुपए किलो की मेरी वहाँ पर पहुँच जाती थी मंडी से अपने दुकान पर, और मैं इसको 30 रुपए में बेच करके 10 रुपए का मार्जिन में कमाता था। ठीक, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन भविष्य में क्या हुआ, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, तो अब मैंने 16 रुपए की आलू तो खरीदी, लेकिन उसको पहुँचाने में मेरे 10 रुपए लग गए। कितने लग गए सर, पहले कितने लगते थे, 4 रुपए में ट्रांसपोर्टेशन हो जाता था क्योंकि पेट्रोल सस्ता था, अब 10 रुपए लग गए। ठीक है, तो 16 और 10 26 रुपए किलो जो है हमारी आलू पहुंची मेरे घर तक, मेरी दुकान तक। तो ऑब्वियसली मैं अब इसको 30 रुपए में नहीं बेच सकता, कितने में बेचूंगा, मैं 40 रुपए में चला जाऊंगा और बोलूँगा कि अब भाई मुझे 14 रुपए कमाना है, 38-40 रुपए में मैं बेचना इसको शुरू कर दूंगा। ठीक, तो 38-40 रुपए में हम इसको फ्रेंड्स बेचना अगर शुरू कर देंगे, तब जाके हमारा प्रॉफिट आएगा। तो क्या हुआ, जो आलू 30 रुपए की जनता तक पहुंचती थी, वो आलू अब 40 रुपए की जनता तक पहुंची। किस वजह से, क्योंकि जो बीच में चीज़ें इन्वॉल्व हैं उन्होंने कॉस्ट को पुश कर दिया।
कॉस्ट को पुश कर दिया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यही है इसका फंडा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ये मैं डेफिनेशन बाद में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ सम की इनपुट्स लाइक ऑयल राइजेज, प्रोड्यूसर विल हैव टू आइदर एडजस्ट आउटपुट सप्लाई और ट्रांसलेट द हायर कॉस्ट इनटू द हायर आउटपुट प्राइस। देखो वही बोल रहा है कि मगर मान लो कोई की इनपुट है, ऑयल का दाम अगर बढ़ गया, मजदूरी बढ़ गई, तो उसकी वजह से क्या करेगा, वो ज़्यादा आउटपुट प्राइस यानी कि ज़्यादा पैसे चार्ज करना शुरू कर देगा। व्हेन आउटपुट डिक्लाइन बिकॉज ऑफ कॉस्ट प्रेशर ऑन प्रोड्यूसर्स, देयर विल बी अ शॉर्टेज इन द आउटपुट मार्केट एंड एज ए रिजल्ट प्राइस विल राइज। जब आउटपुट कम होगा, क्यों, क्योंकि कॉस्ट का प्रेशर है प्रोड्यूसर के ऊपर, प्रोड्यूसर को चीज़ें महंगे में बन रही हैं, उसको चीज़ों को बनाने में ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो वो क्या करेगा, उसे लगेगा कि भाई मुझे 40 रुपये में लोग आलू उतनी खरीदेंगे नहीं, तो वो क्या करेगा, कम ही आलू खरीद करके, पहले मैं 2 कुंटल खरीद कर लाता, मैं 1 ही कुंटल लेकर आऊँगा, तो होगा क्या कि शॉर्टेज हो जाएगी आउटपुट की, मार्केट में अब आलू दिखेगी ही नहीं, और उसका असर होगा कि जो है दाम बढ़ जाएंगे। तो ये है सर कास्ट पुश इन्फ्लेशन का एग्जांपल। तो दिस इज टाइप ऑफ इन्फ्लेशन काज्ड बाय सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट गुड्स और सर्विसेज के, जहाँ पर कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं। अल्टरनेटिव अवेलेबल ना होने का मतलब, जैसे अल्टरनेटिव का ये मतलब होता है, जैसे अगर हमें मान लो प्याज महंगी हो गई, तो हमने जो है सलाद के तौर पर मूली को यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर पेन महंगी है तो पेंसिल यूज कर लेते हैं, पेंसिल महंगी है पेन यूज कर लेते हैं। तो जहाँ अल्टरनेटिव अगर अवेलेबल नहीं है, तो गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में सब्सटेंशियल इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है, तो उसे कास्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है, ठीक है। तो कास्ट पुश इन्फ्लेशन, जहाँ पर जो जिन चीज़ों से वो गुड्स बनते हैं, उनके दाम, अगर जो इंग्रेडिएंट है उनके दाम अगर बढ़ जाए, तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आता है उसे कास्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर तेल का दाम बढ़ता है, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता है, एक बढ़िया आपने देखा होगा, अगर ध्यान दीजिए, कोविड के समय में, कोविड के टाइम पे क्या हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना था, उसकी वजह से गाड़ियों में, बसों में नंबर ऑफ पीपल बैठने की क्षमता घट गई। जैसे अगर 3, अभी जैसे हम लोग बस पे बैठें तो 1, 2 और 3 सवारियां बैठती हैं, इधर में 2 बैठती हैं, 1 और 2। तो उस समय क्या स्थिति थी कि भाई एक यहाँ बैठेगा, बीच का खाली रहेगा, दूसरा यहाँ बैठेगा, और ये जो इधर था इसमें सिर्फ एक ही आदमी को बैठाया जाता था। तो कितने बैठते थे सर, अभी कितने बैठ सकते हैं, 5 लोग। उस समय कितने बैठते थे, सिर्फ 3 लोग। अब 3 ही लोगों को लेकर के बस या गाड़ियां जाती थी, तो उनका पैसा नहीं निकलता था। पैसा ना निकलने के बाद उन्होंने क्या किया, जो चीज़ जितनी दूरी आप 50 रुपये में तय कर पाते थे, वो 100 रुपये की कर दी। उन्होंने क्या किया, उसको 100 रुपये का कर दिया। क्यों, क्योंकि भाई उनका दाम, पैसा नहीं एडजस्ट हो रहा है। अभी 5 सवारी बैठा के ले जा रहे हैं, कहाँ 3 सवारी बैठा के ले जा रहे हैं, तो उनका पैसा नहीं निकल रहा, तो उन्होंने उसको 100 रुपये कर दिया। तो ये क्या है, एक तरीके से कास्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया है, मजबूरी में उन्होंने ऐसा किया। हाँ, इसका असर ये हुआ है कि अब जो है कोविड खत्म हो गया, अब वो 5 लोगों को बिठा करके ले जाते हैं, लेकिन अब भी वो 100 रुपये ही चार्ज करते हैं। वो एक अलग फैक्टर है। जबकि मतलब अब लोग 5 बैठना शुरू हो गए, लेकिन दाम जो बढ़ गए सर, वो फिर लौटे वोटे नहीं है। आपने देखा होगा अपने एरियाज में, आप खुद भी एनालिसिस करके देख सकते हैं, ठीक है। मेजर ऑफ इन्फ्लेशन की बात करेंगे, अगला टॉपिक हमारे सामने। तो सर मेजर ऑफ इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन डिनोट्स द राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। प्राइसेस के लेवल में इंक्रीज को ही इन्फ्लेशन कहते हैं। द जनरल प्राइस लेवल इज मेजर्ड बाय प्राइस इंडेक्स। तो जनरल प्राइस लेवल को कैसे मेजर करते हैं, प्राइस इंडेक्स की सहायता से हम मेजर करते हैं। जब व्हेन न्यूज़पेपर टेल अस इन्फ्लेशन इज राइजिंग, जब वो बोलते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दे आर इन फैक्ट रिपोर्टिंग द मूवमेंट इन द प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स का क्या फंडा होता है, जैसे कोई चीज़ है, उसका बेस मान लिया कि भाई 100 रुपये इसका प्राइस होना चाहिए, ठीक है। 100 रुपये 1960 में इसका प्राइस होना चाहिए, ठीक है। अब आज के समय में 2024 में या 2025 में इसका दाम कितना है, मान लेते हैं 320 रुपये उसी चीज़ का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है 220 जो है 220 रुपये या 220% इम्प्रूवमेंट यहाँ पर आई हुई है। तो ये जो काम चल रहा है इसी को सर इंडेक्सिंग कहते हैं। तो जब ये बोलता है न्यूज़पेपर कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो बोल रहे हैं कि प्राइस इंडेक्स में या प्राइसेस में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब प्राइस इंडेक्स इज ए वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेस ऑफ सिलेक्टेड basket of goods and services relative to their prices in some designated base year। प्राइस इंडेक्स कैसे निकालते हैं, प्राइस इंडेक्स होता है वेटेड एवरेज, एवरेज निकाला जाता है, लेकिन वेटेड एवरेज। एवरेज क्या होता है, वेटेड एवरेज क्या होता है, एवरेज का मतलब हुआ कि जैसे मान लो मैंने कहा कि 3, 5 और 7 का एवरेज निकालो, तो तुम क्या करोगे, सीधे 3 + 5 + 7 डिवाइडेड बाई 3 कर दोगे, 15/3 = 5 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल एवरेज। वेटेड एवरेज क्या है कि 3, 5 और 7 का एवरेज निकालो, लेकिन इसमें इसका वेट सिर्फ 30% है, इसका केवल जो है 50% है, और इसका 20% वेटेज है।
अब एवरेज अगर आप निकालोगे तब उसे हम क्या बोलेंगे, वेटेड एवरेज। अब इसका एवरेज निकालें, इसमें मतलब इस 3 में 30% वैल्यू इसको देनी है, 5 में 50% वैल्यू इसको देनी है और 20% वैल्यू इस वाले को देनी है। अब एवरेज जब आप निकालेंगे तो उसे सर वेटेड एवरेज कहा जाता है। तो ये वेटेड एवरेज होता है प्राइसेस का, आप किसके प्राइसेस, सेलेक्टेड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सरकार क्या करती है, कुछ सर्टेन आइटम्स को सेलेक्ट कर लेती है गुड्स और सर्विसेज में, उनकी एक बास्केट बनाती है कि हाँ हम इतने गुड्स और सर्विसेज को लेंगे, उनका वेटेड एवरेज निकालेंगे और उसी के आधार पर हम प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं और साथ ही साथ में एक बेस ईयर भी ले लेते हैं उनके प्राइसेस के लिए, एक बेस ईयर भी हम ले लेते हैं उनके प्राइसेस के लिए। एक एग्जांपल देखते हैं तो चीज़ें थोड़ा सा और क्लियर होंगी। जैसे ये एग्जांपल आपके सामने है, कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन विद द प्राइस इंडिसेस। इंडिसेस लिखा हुआ है, इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म है, ओके ध्यान रखेंगे। प्राइस इंडेक्स होता है, इंडेक्स का फुल फॉर्म मतलब प्लूरल यूज किया है इसलिए प्राइस इंडिसेस हो गया है। तो प्राइस इंडेक्स का यूज करके हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जैसे एग्जांपल के लिए, इफ़ द प्राइस इंडेक्स ड्यूरिंग मई 2022 इज दिस, मई 2022 में, तो अगर मई 2022 में प्राइस इंडेक्स था 183 रुपये 40 पैसे और मई 2021 में वही सेम चीज़ 176.20 था प्राइस इंडेक्स, तो इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, तो ये कह रहे हैं कि 2021 में, ठीक है, कितना था 176 पॉइंट कोई चीज़ 176 रुपये 20 पैसे की थी, वही चीज़ 2022 में आपकी 183.40 की हो गई। तो आपको बताना है कि इन्फ्लेशन रेट क्या है, तो कुछ नहीं करना है, नया रेट क्या है उसमें से पुराना रेट क्या है उसको घटा दीजिए, डिवाइडेड बाई पुराना रेट कितना था, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे तो आपका 4.09%। यानी अगर हम देखें तो महंगाई कितनी बढ़ गई है, 4.09%। बिल्कुल वैसे ही है अगर जैसे एग्जांपल के लिए देखा जाए कि मई 2022 में कोई चीज़ 120 रुपये की हो गई, ठीक है सरल तरीके से, और वही मई 2021 में 100 रुपये की थी, तो कितना बढ़ी। अब ये आसान सा है, क्यों, क्योंकि भाई 2021 में कोई चीज़ 100 रुपीज़ की है और 2022 में वही चीज़ 120 रुपये की हो जाती है, तो कितना इंक्रीज हुआ, 20% का इंक्रीज हुआ ना, दिख रहा है आंखों से। तो कैसे आया 20%, वही हम क्या करेंगे 120 रुपये में से 100 रुपये घटाएंगे, यानी दाम कितना बढ़ा पहले ये पता करेंगे, डिवाइडेड बाई था कितना 100 रुपीज़, पहले कितना था 100 रुपीज़, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, तो बस आपका 20% आ जाएगा, इससे ये कटेगा 20% आ जाएगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर देखिए, द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन ड्यूरिंग अ मंथ इज कैलकुलेटेड बाई यूजिंग द प्राइस इंडेक्स फॉर दैट मंथ इन द करंट ईयर एंड कंपेयरिंग इट विद द प्राइस इंडेक्स ड्यूरिंग द सेम मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर। वही मतलब करंट ईयर में क्या प्राइस है, करंट मंथ में, जैसे मई 2022 में क्या प्राइस था और पिछले साल जो है मई 22 उसी मंथ में क्या प्राइस था, उसी के आधार पर ये कैलकुलेशन सर हम करते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्राइस इंडेक्सेस हैं हमारे पास में, हम आगे चल करके प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। उसमें से पहला आता है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फिर आता है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, एंड देन आता है GDP डिफ्लेटर, GDP डिफ्लेटर। इन तीनों के बारे में हमें डिस्कस करना है, लेकिन सर ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने देखा मेजर ऑफ इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन क्या डिनोट करता है कि चीज़ों की जनरल प्राइस क्या है, जनरल प्राइस का लेवल क्या है, उसमें कितना राइज हुआ उसको बताता है। जनरल प्राइस लेवल को प्राइस इंडेक्स से कैलकुलेट किया जाता है, किससे, प्राइस इंडेक्स से कैलकुलेट किया जाता है। प्राइस इंडेक्स क्या होता है, वेटेड एवरेज कुछ सेलेक्टेड गुड्स और सर्विसेज हैं, जैसे सेब ले लिया, आलू ले ली, टमाटर ले लिया, इस तरीके के कुछ गुड्स और सर्विसेज को हम लेते हैं और उन्हीं का एवरेज निकाल देते हैं कि क्या रेट रहने वाला है। उसमें बेस ईयर का भी कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। जब हम CPI WPI और इनके बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर बेस ईयर का फंडा मैं आपको समझाऊंगा। इनसे क्वेश्चन भी आते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है सर। तो बस मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चर्चा करी है, उम्मीद है आपको सर समझ में आया होगा। लेकिन एक बार थोड़ा सा एक बार समय अगर आप देते हैं तो फिर आपको चीज़ें इतनी क्लियर रहती हैं कि जब आप, अब होगा क्या, इस इतना कॉन्सेप्ट मैंने आपको बिल्ड कर दिया है कि अगर एग्जाम में इधर उधर घुमाएगा भी सर आपको ना, तो भी आप आंसर कर पाते हो। बस यही इतना फ़र्क आ जाता है आपको मेरे पढ़ाने में, बस इतना ही फ़र्क आता है, क्योंकि अब आप इतने तैयार हो कि जितने हो सकते हो, बेसिकली ये है कहने का मतलब, ओके। तो अब पहले क्या था, आपने पढ़ा, हाँ ठीक है CPI अच्छा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, GDP डिफ्लेटर, ऐसे पढ़ा और उनकी डेफिनेशन पढ़ ली और चल बैठे, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैंने आपको सर एक एक चीज़ें, कास्ट पुश इन्फ्लेशन, जैसे कास्ट पुश इन्फ्लेशन कहानी क्या लिखी वो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि हाँ चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि कास्ट बढ़ गई है। जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया यहाँ पर वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का,
काम आ जाएगा आपको एग्जाम में। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जैसे डिमांड पुल की बात करेगा तुरंत ही आपके दिमाग में आएगा कि एक ही घर है, 7 खरीदार हैं, 10 खरीदार हैं, दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें सर आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करती हैं। हाँ, ये है कि आपको सर इसका थोड़ा सा प्राइस यानी कि समय के तौर पर आपको इसका थोड़ा सा पे करना पड़ता है। और अगर आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समय नहीं तो इनके 60 नोट्स भी मैं बनाता हूँ। वो वीडियो में मैं जितना आपको 3 पार्ट में पढ़ाता हूँ उतना मैं उसको 15-20 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ। आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।